हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है बड़े घर की बेटी। तो बात उस समय की है जब गौरीपुर गांव के जमींदार और लंबरदार बेनी माधव सिंह बहुत ही धनी मानी और प्रतिष्ठित थे। किसी समय में इनके पूर्वजों ने गांव में पक्का तालाब और मंदिरों का निर्माण किया करवाया था। और आज समय ये था कि उन मंदिरों की मरम्मत भी मुश्किल थी। कहते हैं कि इनके घर पे हाथी झूलता था, पर आज हाथी तो नहीं, उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में सिर्फ अस्थि पंजर थे। सुना था कि वो दूध बहुत देती थी, इसीलिए तो कोई न कोई आदमी हांडी लिए उसके सिर पे सवार रहता था। बेनी माधव जी की बहुत ही संपत्ति थी, लेकिन आजकल सुनने में आ रहा था कि उनकी आधे से ज़्यादा वो वकीलों को भेंट कर चुके थे और आधी उनकी मासिक आय सिर्फ 1000 रुपये थी। इनके दो बेटे थे, श्रीकंठ और लाल बिहारी। श्रीकंठ बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे और बहुत ही उदार स्वभाव के थे। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किए थे। और गांव में जो दशहरे के समय जो रामलीला हुआ करता था, इसके जन्मदाता थे। और इनका लोग गांव में बड़ा सम्मान करते थे, इनके बड़े बेटे श्रीकंठ का। ये आजकल की जो औरतें हैं, वो जो परिवार के विरुद्ध मतलब नहीं रहती हैं, अरुचि रहती है उनको उस फैमिली में सबके साथ रहने में, तो ये उसका बहुत विरोध किया करते थे। इसकी वजह से गांव की जो औरतें थीं, वो इनसे थोड़ा सा घृणा और द्वेष भी करती थी। इनकी जो औरत थी आनंदी, वो एक बहुत ही धनी मानी और प्रतिष्ठित परिवार से थी। इनके पिता एक छोटे से कस्बे के जमींदार और तालुकेदार थे। इनके घर पे हाथी घोड़े नौकर चाकर सब थे। ये बहुत ही रईस घर की थी। और इनके पिताजी का नाम भूप सिंह था। वो उनकी 4 पुत्रियां थी, बेटा कोई न था। तो मतलब भूप सिंह जी अपनी तीनों बेटियों की शादी बड़े दिल खोल के करते हैं, और उसमें कर्जा भी आ जाता है। जब चौथी बेटी की बारी आती है यानी आनंदी की, तो इसमें वो चिंतित हो जाते हैं कि अपनी बेटी की मैं शादी कहाँ करूँ जहाँ पे दहेज भी कम लगे और मेरी बेटी की शादी हो जाए। और आनंदी जो थी बहुत ही रूपवती और गुणवती थी। किसी समय श्रीकंठ इनके यहाँ चंदा लेने आते हैं, शायद कोई स्थाई ऐसे चंदा था तो वो लेने आते हैं। तो उनका स्वभाव भूप सिंह को बहुत पसंद आता है और बड़े ही आनंद के साथ वो आनंदी की शादी उनके साथ कर देते हैं। जब आनंदी यहाँ अपने नए घर पे आती है तो यहाँ ना चमक धमक वो नहीं पाती है, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि वो बचपन से ही एक रजवाड़े घर में रही है तो उसकी आदत रहती है। लेकिन कुछ समय के बाद अपने नए घर को वो स्वीकार कर लेती है। एक दिन दोपहर का समय था, तो आनंदी का जो देवर है यानी श्री लाल बिहारी कुछ लाता है पकाने के लिए, कुछ मांस वास, तो बोलता है कि इसको पका दो। तो उसमें हांडी में वो देखती है कि सिर्फ 1 पाव घी रह गया, तो वो सारा घी उसी में डाल देती है और वो पका देती है। जब लाल बिहारी को वो खाना देने जाती है तो लाल बिहारी देखता है कि दाल में घी नहीं है, तो पूछता है अपनी भाउज से कि इसमें दाल में घी क्यों नहीं है, अभी परसों ही तो आया था, इतना जल्दी ख़त्म हो गया। तो आनंदी बोलती है कि कितना घी था, जितना घी था मैंने सब्जी में डाल दिया है। तो वो गुस्से के मारे तमतमा उठता है कि ऐसे बोल रही हैं जैसे इनके मायके में घी की नदियाँ बहती हो। अब औरत सब कुछ सुन सकती है, मायके की बुराई नहीं सुन सकती है। तो वो भी तमतमा गई और बोली कि हमारे यहाँ तो इतना घी नाई और कहार खा जाते हैं। और उस उजड़ और गंवार ठाकुर को गुस्सा आ जाती है। वो खड़ाहूँ उठा के और अपनी भावज को
मारने के लिए फेंकता है। वो आनंदी बच जाते हैं, हाथ से रोक लेती है, नहीं तो उसका सर फट जाता। और वो गुस्से में बोलती है कि अभी अगर ये होते तो तुमको मज़ा सिखाते। इतना कह के वो अपने कमरे चली जाती है। श्रीकंठ हर शनिवार को अपने घर आया करते थे। तो जब शनिवार को श्रीकंठ आए शाम के टाइम, तो गांव के जो लोग थे जब सुने कि श्रीकंठ आए हैं तो उनके पास बहुत लंबी लाइन लगा करती थी। उनके पास बैठते थे, इधर उधर की बातें करते थे। शाम हो गई, जब शाम टाइम वो खाना खाने के लिए बैठे तो बेनी माधव आए और बोले कि बेटा, घर की बहू बेटियों की मतलब घर की बहू बेटियों का ये स्वभाव नहीं है कि वो मर्दों के मुंह लगे। तो श्रीकंठ चिंतित स्वर में बोलते हैं, क्या हुआ बाबा, ऐसी कौन सी बात हो गई? बोली, कुछ नहीं, बहू को थोड़ा समझा देना। वो जब अंदर गए तो आनंदी से पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ? बाबा इस तरह बोल रहे थे। तो आनंदी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि वो ऐसा सब्जी, मतलब सब्जी बनाने के लिए बोला, घी नहीं था तो घी ख़त्म हो गया, मैंने भी ऐसे बोल दिया तो वो मेरे ऊपर खड़ा हूँ उठा के मारा। वो रोने लगी। इतने में श्रीकंठ जब बाहर आते हैं और अपने बाबा से बोलते हैं कि बाबा ये गलत बात है, मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूँगा कि घर की औरतों के ऊपर खड़ा हूँ जूते चप्पल से मारा जाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर आपको लड़का इतना ही प्यारा है तो आप उसको रखिए, मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगा। बहुत इसी तरह बाप बेटे में बहस होने लगती है। और पीछे घर की चौखट पे खड़ा होकर छोटा भाई ये सब सुनता रहता है। उसको बड़ा बुरा लगता है। वो जानता है कि भाई शनिवार को आएंगे तो वो उनके सामने कैसे नज़रें मिलाएगा, यही सब सोचता रहता है। वो इतने में अंदर जाता है और अपनी भाभी से बोलता है कि भाभी, अब मैं जा रहा हूँ, मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना। मुझे पता है कि भैया मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो आनंदी जब इतने में वो श्रीकंठ अंदर आते हैं और कहते हैं कि जब लाल बिहारी चलने लगता है तो आनंदी जाती है और श्रीकंठ से बोलती है कि वो बेनी, मतलब लाल बिहारी जा रहा है, उसको आप रोक लीजिए। तो श्रीकंठ गुस्से में बोलता है कि मैं नहीं रोकूंगा, जिसको जाना हो जाए। वो जब लाल बिहारी चलने लगते हैं तो आनंदी जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं नहीं जाने दूंगा। लाल बिहारी बोलता है, नहीं भाभी, मुझे जाने दो, जब तक मुझे ये मालूम नहीं हो जाता कि मेरी तरफ से भैया का मन साफ नहीं हो गया है, मैं नहीं रुकूंगा। बहुत फिर आनंदी मनाती है। इतने में श्रीकंठ आते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं और दोनों फूट फूट के रोने लगते हैं। जब बाप बेटों का ये विवाद चल रहा था तो जो गांव के औरतें थी, खासकर वो जिनके जो मतलब कि उनसे द्वेष करती थी श्रीकंठ से, वो देखने आई थी कि अब हमको बड़ा उपदेश देते थे, अब औरत के पीछे बाप से लड़ाई कर रहे हैं। तो जब देखते हैं कि दोनों भाई एक हो गए तो पिता बेनी माधव इतने में आ जाते हैं, बोलते हैं बड़े बड़े घर की जो लड़कियां होती हैं उनका स्वभाव यही है कि बिगड़ते कामों को बना लेना। सो आई होप आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। बाय बाय।